बीजेपी वाले जी कितना सीट दे रहा है आप? 10 सीट ना, बात करते हैं बाद में। हाँ, कांग्रेस वाले राहुल भैया कितना सीट दे रहे हैं आप हमको? 35 सीट। ठीक है, हम आप ही के साथ रहेंगे। स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, चुनाव के वक्त हमारे नेताओं के हाल कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। इसी को हम लोग पावर शेयरिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि सत्ता की साझेदारी, कि कोई पावर है उसमें मेरा शेयर कितना है। ठीक है स्टूडेंट, और थोड़े से ये एसएसटी तो ऐसे भी पॉलिटिकल चीज़ होती है, और हम लोग स्पेशली पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, इसलिए थोड़ी सी मैंने बंडी उंडी पहन के यहाँ पे फुल नेताजी बन के ही आ गए हैं। और पूरी चैप्टर को इतने मज़ेदार वे में हम लोग पढ़ेंगे कि आप पूछिए मत। बस चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर शेयरिंग में हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी पावर शेयरिंग के एक 2 कहानियों को पढ़ेंगे। एक बेल्जियम की कहानी है और एक श्रीलंका की कहानी है। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपने देश के पावर शेयरिंग कुछ अलग है, अमेरिका के कुछ अलग है, तो वो वैसे वैसे 4-5 पावर शेयरिंग के बारे में जिसको हम लोग को पढ़ना है। बस चैप्टर हो जाएगी फिनिश। और आपको खुशी की खबर दे दूं कि इस साल जो है एसएसटी में काफ़ी चैप्टरों को हटा दिया गया है, तो बहुत ही शानदार वे में बहुत ही कम समय में हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका में थोड़ी सी बेल्जियम की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं कि बेल्जियम की कहानी आखिर है क्या। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है यूरोप का। यूरोप महादेश है, जैसे हम लोग का एशिया महादेश है, उसके अंदर भारत देश है, चाइना है, पाकिस्तान है, अपने ये भूटान है, जो भी नेपाल है, ये सब एशिया में। उसी तरह से यूरोप में ये बेल्जियम आता है, यूरोप में इंग्लैंड भी आता है। अब स्टूडेंट, बेल्जियम की क्या कहानी है, तो ये एक बहुत छोटा सा ये है, कंट्री है, बहुत छोटा सा देश है। और इसकी जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो एरिया है, वो हमारे हरियाणा स्टेट के बराबर है। ठीक, ये बेल्जियम की जो कंपोजिशन है, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद स्टूडेंट, हम लोग इसके बॉर्डर्स के बारे में जानते हैं कि बेल्जियम का जो बॉर्डर है, जैसा कि कोई भी देश का आप बॉर्डर देखते हैं, आपको स्क्रीन पे एनसीईआरटी की पेज शो हो रही होगी, कोई भी देश का आप बॉर्डर देखो, किसी न किसी बॉर्डर से लगा रहता है। ठीक है, तो उसी तरह बेल्जियम, नीदरलैंड, और मैं यहाँ पे बुक रख लिया हूँ ताकि कोई भी ये परसेंटेज वाले में दिक्कत ना हो। जर्मनी, लक्समबर्ग, ये सबसे उसकी बॉर्डर लगती है। स्टूडेंट, यहाँ 2 टाइप के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में थोड़े से धर्म पे लोग बटे हुए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वहाँ पे लोग ये भाषा पे बटे हुए हैं। ठीक है, भाषा पे बटे हुए हैं। जैसे कुछ लोग डच बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं। और उसके बाद एक रीजन पे भी बंटवारा है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है स्टूडेंट, इथनिक कंपोजिशन यहाँ का थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इथनिक कंपोजिशन किसको कहते हैं? जो बंटवारा होता है किसी बेस पे, फिजिकल बेस पे। जैसे मैं गोरा हूँ तो हम लोग एक जाति के हैं, काले हैं तो एक जाति के हैं, या किसी भी आप जो भी ले, लैंग्वेज के आधार पे बंटवारा हो गया, भाषा के आधार पे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो एक स्टेट के हैं, या हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो एक अलग जाति के हैं, या एक अलग विचारधारा के हैं। तो आइडियोलॉजी पे जो डिवीज़न होता है, मतलब कुल मिला के जो सोशल डिवीज़न है किसी भी प्रकार पे हो, अमीरी गरीबी पे हो, उसी को हम लोग इतनी कंपोजिशन कहते हैं, जो यहाँ का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब स्टूडेंट, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे जो परसेंटेज, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँ और उसको डिटेल में बताऊँ। स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्टूडेंट, जैसा कि आपने जाना कि ये बातें हैं, जो इतनी कंपोजिशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब स्टूडेंट, जो इसके परसेंटेज है, मतलब कि कितने परसेंट पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बोर्ड में 1 और 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको स्क्रीन पे बार बार शो भी हो रहा होगा, और मैंने यहाँ किताब भी रख ली है ताकि कोई परसेंटेज को लेकर प्रॉब्लम न क्रिएट हो। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट, जो 100% में से जो 59% लोग हैं, ठीक है, 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ आप देखते हैं दिल्ली एनसीआर का रीजन है, ग्रेटर नोएडा का रीजन है, उसी टाइप से वहाँ एक फ्लेमिश रीजन है जहाँ 59% लोग रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। दूसरी स्टूडेंट, 40% लोग जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो 40% जो बाकी के, तो 41% जो 1% की कहानी में बता रहा हूँ, 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं
और आपको वहाँ पे डच शब्द का वो लोग डच भाषा में बात करते हैं, डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट बता दूं कि जो 1% की कहानी है, 1% जो बेल्जियन है, जो लोग जर्मन मतलब जो जर्मन भाषा है उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं, क्योंकि जर्मनी से भी बॉर्डर लगा हुआ है। कुछ लोग वहाँ के आके यहाँ लगभग बस चुके हैं ऐसा लगता है, तो वो लोग जर्मनी भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब कि जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। जर्मनी तो एक देश है। 1% जो बाकी है उसके बारे में। अब स्टूडेंट कैपिटल में ठीक इसके उल्टी कहानी है। जो बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका कहानी थोड़ा सा यहाँ पे उलट फेर है। बेल्जियम के कैपिटल में क्या है स्टूडेंट कि 80% लोग फ्रेंच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे 20% लोग ही डच बोलते हैं। मतलब कि पूरे देश में अगर मिला है, मान लीजिए कि हम लोग का देश से थोड़ा सा समझिएगा, जैसे हम लोग का देश है मान लीजिए, तो उसमें एक दिल्ली कैपिटल है, तो मान लीजिए हम लोग का देश मान लीजिए फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन में बटा हो, फ्रेंच और डच में। तो जैसा कि आपने देखा कि जो डच बोलने वालों की संख्या है वो देश भर में ज़्यादा है ये फ्रेंच बोलने वालों की संख्या से। लेकिन जब कैपिटल की बात आती है, राजधानी की बात आती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट 80% जनता फ्रेंच बोलती है और 20% जनता ही डच बोलती है। यानी कैपिटल में, राजधानी में जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनका मतलब कि ज़्यादा प्रभाव है, देश में जो डच बोलने वाले हैं उनका ज़्यादा प्रभाव है। और राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग ही डच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी किसको कहते हैं? मेजोरिटी जिसकी संख्या ज़्यादा हो, माइनॉरिटी जिसकी संख्या कम हो। अब स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं कि कैपिटल में आपने देखा कि फ्रेंच लैंग्वेज वाले मेजोरिटी में, क्योंकि 80% उनकी संख्या है। हालांकि जो देश स्तर पे फ्रेंच वालों की संख्या डच वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि उनकी संख्या 59% है, तो ज़्यादा संख्या है। तो थोड़ी सी इतनी कंपोजिशन यहाँ खराब रहेगी, कॉम्प्लेक्स रहेगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट आप जैसा कि जानते हैं कि माइनॉरिटी में फ्रेंच के लोग आते हैं। अगर पूरे देश स्तर पे देखा जाए तो माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल है। हालांकि ये रिच होते हैं, थोड़े से पैसे वाले होते हैं, लेकिन डच स्पीकिंग कम्युनिटी थोड़ी सी मेजोरिटी में आती है, इसलिए उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, वो पहले से ही मिलता आ रहा है। जैसे अपने यहाँ देखेंगे कि जो गांव में पहले लड़कियां आज से 20 साल पहले नहीं पढ़ने जाती थी, अब वो निकल रही हैं। लेकिन हालांकि आप देखेंगे 20 साल पहले भी किरण बेदी जी IPS बनी, सब लोग IPS और IAS बनते थे। मतलब वो लोग थोड़ा बड़े मतलब परिवार के थे, सोच वाले थे, या उनके पिताजी से सब जागरूक थे, तो उन्होंने शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब फ़ायदा उनको मिल रहा है, अब लड़कियों को फ़ायदा मिल रहा है। उसी टाइप से स्टूडेंट डच जो कम्युनिटी थी वो तो मतलब माइनॉरिटी मेजोरिटी में थी पूरे देश भर में, तो उसी का स्पीकिंग उन्हीं का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको फ़ायदा शुरू से ही मिल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी पैसे में विकास हो रहे थे देश में, तो उन्हीं लोग ज़्यादा वही लोग पैसे कमा रहे थे और एजुकेशन में उनको फ़ायदा हो रहा था। अब देखेंगे स्टूडेंट इसकी वजह से कि डच और जो मतलब कि स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल है उनकी कम्युनिटीज़ में हमेशा टेंशन रहा करती थी, और 1950 और 1960 में एक टेंशन बड़े पैमाने पे उभर के आई। ये कहानी है, ठीक है। अब जो मतलब कि जो दोनों देश के बीच की जो लड़ाई थी, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, दो शब्दों के बीच की जो लड़ाई थी, डच वालों के बीच हो या आपको फ्रेंच वालों की, तो होता क्या था स्टूडेंट कि आप जैसा कि एक तो छोटा सा देश था, तो हरियाणा से भी ये छोटा देश है, ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के लगभग है। जो हरियाणा का तो 2 करोड़ है, उससे भी ज़्यादा। तो अब स्टूडेंट जो यहाँ की समस्या क्या आ गई कि जो ब्रुसेल थे, जो कैपिटल है बेल्जियम का, ठीक है, वहाँ पे जो डच वाले थे वो मतलब कि लेस हो गए। फ्रेंच वालों का पॉपुलेशन ज़्यादा था डच वालों के मुकाबले, लेकिन देश में डच वाले ज़्यादा थे, फ्रेंच वाले कम थे। तो राजधानी में मतलब कि कैपिटल में सरकार को लेकर हमेशा एक तनाव बना रहता था, और उसी को लेकर टेंशन होती थी पावर शेयरिंग के बीच में, क्योंकि कैपिटल में डच वाले जीत जाते थे हमेशा, मतलब कि फ्रेंच वालों की तुलना में। हालांकि सॉरी फ्रेंच वाले, और देश में डच वाले ज़्यादा थे, तो वो लोग अपनी सरकार चलाते थे। तो
कुल मिलाकर पावर शेयरिंग को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था इन दोनों कम्युनिटीज़ में। ये हमने एक कहानी को जाना। आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट कि कैसे कैसे डिवीज़न हुए सरकार के, कैसे कैसे गवर्नमेंट बने, स्टेट, सेंट्रल, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आगे हम लोग श्रीलंका की कहानी देखते हैं। तो ये थी बेल्जियम की कहानी, आगे हम लोग श्रीलंका की कहानी देखते हैं। तो स्टूडेंट अब बेल्जियम की कहानी को एक अन्य देश के से तुलना करते हैं, मतलब कि जो कंपैरिजन करेंगे हम लोग श्रीलंका से करेंगे, जो साउथ ईस्ट एशिया का देश है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि ये साउथ एशिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, साउथ एशिया रीजन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं साउथ एशिया में, तो उसकी मतलब कहानी को देखते हैं। श्रीलंका में भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, यहाँ भी बंटवारा हो चुका है पॉपुलेशन का। लगभग यहाँ भी हरियाणा ही जितनी जनसंख्या है, 2 करोड़ की यहाँ जनसंख्या है। तो स्टूडेंट यहाँ की कहानी क्या है कि यहाँ जो लोग बटे हुए हैं वो सब 2 कैस्ट में लगभग बटे हुए हैं। जैसे स्टूडेंट पहले ऐसे लोग हैं 74% जिनकी संख्या है जो सिंहाला बोलते हैं, सिंहाला स्पीकर से। सिंहाला एक भाषा होती है, मतलब कि उस सिंहाला भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे लोगों की संख्या 74% है। आगे बहुत सारे डिवीजन है, मैं बताऊंगा। दूसरे स्टूडेंट तमिल स्पीकर 18% है। तमिल स्पीकर को भी 2 भागों में बांट दिया गया। तमिल स्पीकर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट्स। 2 सब पार्ट्स स्टूडेंट क्या थे उसके कि जो श्रीलंकन तमिल है, मतलब कि जो नेटिव वहाँ के ही निवासी है तमिल, मतलब श्रीलंका में ही उनका जन्म हुआ, उनके दादा परदादा, फोर फादर बिलोंगिंग टू श्रीलंका, इट इज नोन एज श्रीलंकन तमिल। अब दूसरे तमिल कौन है स्टूडेंट कि कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड क्या होता है, जब कॉलोनी लगती है किसी देश की, जैसे अंग्रेज हम पे राज करते थे तो अंग्रेजों के लिए हम लोग एक कॉलोनी थी जो अब नहीं है, तो कॉलोनियल पीरियड उसी को कहते हैं। तो उस समय किसी के दादा परदादा यानी फोर फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये लोग प्लांटेशन के लिए श्रीलंका गए और वहीं रह गए, तो ऐसे लोगों को हम लोग इंडियन तमिल के नाम से वहाँ जानते हैं। अब स्टूडेंट जो दूसरी कहानी है कि जब आप यहाँ पे मैप में दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे मैं खुद देख के पढ़ रहा हूँ, आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है। मैप के पीछे की क्या कहानी है स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे मैप में कि जो श्रीलंकन तमिल है, मतलब कि श्रीलंका की जो तमिल है वो स्पेशली इधर साइड से आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए हैं तमिल लोग, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं कि इधर से जो आप देखेंगे कि अपने देश इंडिया से जिसकी बॉर्डर सटती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि तमिल है, क्योंकि श्रीलंका तमिलनाडु से थोड़ी किलोमीटर दूर पे है, तो बंटवारा तो जमीन का होता है लेकिन जो कल्चर थोड़ी बहुत तो सेम ही रहती है। अब देखेंगे आप स्टूडेंट यहाँ पे कि सिंहाला स्पीकिंग पीपुल में मोस्ट ऑफ द पीपुल बुद्धिस्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंहाला के 74% तो स्पीकर है। अब जैसे आप यहाँ भी देख लें, हम लोग सारे लोग हिंदू मतलब कि हिंदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे बांट दिया गया हुआ। उसी तरह बांटना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बंटवारा तो लोग करते हैं राजनेता लोग। तो अब स्टूडेंट आप देखेंगे कि सिंहाला बोलने वाले में भी बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ठीक है। तो सिंहाला बोलने वाले में बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा है, बौद्ध धर्म को मानने वाले। और जो तमिल जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द तमिल है उसमें से हिंदू और मुस्लिम है, और 7% के लगभग आपको क्रिश्चियन लोग हैं जो तमिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो क्रिश्चियन में जो 7% संख्या है वो बोध तमिल की भी है, वो आपको सिंहाला की भी है। दोनों में का परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें तो 7% क्रिश्चियन है। कुछ लोग सिंहाला बोलते तो सिंहाला स्पीकर जाने जाते हैं, और कुछ लोग तमिल बोलते तो तमिल स्पीकर के ग्रुप में आते हैं। अब स्टूडेंट ऐसे सिचुएशन में आप लोग देखेंगे कि बेल्जियम की एक नई कहानी फिर उभर के आएगी। यहाँ से आपको थोड़ी सी लेट करने के लिए कि बेल्जियम की जो कहानी है, आप देखेंगे कि डच कम्युनिटी जो थी वो ज़्यादा थी पूरे देश में। तो इससे क्या हो रहा था कि सारी चीज़ों का वो एडवांटेज ले रही थी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो जाए या आपको एजुकेशन की जितनी भी बात हो जाए, ठीक है। और फ्रेंच पे थोड़ी सी फोर्स डालती थी, और जर्मन स्पीकिंग पीपुल्स पे, पॉपुलेशन पे, यानी पीपुल पे एक उस पे मतलब राज्य करना चाहती थी, ठीक है, उनको दिक्कत देती थी। अब ये हमेशा फर्दर कॉन्फ्लिक्ट की भावना बनी रहती थी, कभी भी लड़ाई झगड़ा ठन जाता था, और एक बहुत बड़ा मतलब कि पार्टीशन के लिए
आंदोलन शुरू हो जाता था कि तो काट काट के बनाया जाए। अब कुछ लोग कहते थे कि मतलब कंट्री में बोथ जो बोथ द साइड के लोग थे वो लोग यहाँ पे क्लेम करते थे ब्रुसल्स पे, और लोग चाहते थे कि राजधानी में हमारी सरकार स्थापित हो जाए, और कम्युनिटी चाहती थी हमारी सरकार स्थापित हो जाए। तो ये एक वहाँ की समस्या थी। आगे देखेंगे कैसे वो समस्या हटी। अब श्रीलंका में आते हैं स्टूडेंट। श्रीलंका में सिंहाला कम्युनिटी तो बड़े पैमाने पे थी। डच वाले में तो देखेंगे 60 और 40 उतना फर्क, लेकिन यहाँ पे 74 और 18 का फर्क है। तो श्रीलंका की क्या कहानी है स्टूडेंट कि यहाँ सिंहाला कम्युनिटी बहुत बड़ी मेजोरिटी में थी, तो इंटायर कंट्री में ही इन्हीं का राज चलता था। अब देखते हैं कि दोनों कंट्री में क्या हो गया। तो कुल मिला के जो कंपोजिशंस थे दोनों कंट्री के वो आप समझ चुके होंगे। आगे हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि अगली वीडियो क्या, जब आप ये देख रहे होंगे तो कहीं पार्ट 2 होगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप देखेंगे जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें आप देखेंगे कि मेजोरिटीज में श्रीलंका क्या हुआ, और बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग की जो कहानी है, एकोमेंडेशन इन बेल्जियम में कैसे हुआ। और उसके बाद हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे खलील डलामिया, और उसके बाद हम लोग पावर शेयरिंग के टाइप्स को पढ़ेंगे और चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और आपके बोर्ड्स के हर एक क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।